नमस्कार, स्वागत है आप सभी का bankersada.com के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और मैं संतोष कुमार है आप सबका वेलकम करता हूं इस पर्टिकुलर इंग्लिश फाउंडेशन के सेशन में। मंडे टू फ्राइडे हम लोग यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। एरर करेक्शंस करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स वगैरह, अलग अलग जो भी आपके टॉपिक्स होते हैं वो सारे के सारे मंडे टू फ्राइडे हम लोग इंग्लिश फाउंडेशन की यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें करते हैं। सैटरडे मैंने ये सोच रखा है कि लास्ट सैटरडे से ही मैंने ये प्लान आउट किया था कि हर सैटरडे जो है वो आप मॉक पेपर एक देंगे, इसलिए क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आपको अपने सेल्फ एनालिसिस की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आप अप्लाई करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, मॉक पेपर जितना ज़्यादा आप लगाएंगे उतना ही आपको पता चलेगा कि किस तरीके से तैयारी आपकी होती चल रही है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है आप सबको जब नोटिफिकेशंस आएंगे, ठीक है। इसलिए तुरंत ये सैटरडे का तो सेशन आप लोगों के लिए सैटरडे वाला सेशन नहीं होता कि हाँ वीकेंड वाला सेशन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे जो भी आपने पढ़ा है उसकी एक टेस्ट, उसका एक एनालिसिस आप सैटरडे को कर पाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? चश्मा मैं लगा लूँ यार। चलो अब आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे सुबह 8 बजे का आज का सेशन, ठीक है। हर दिन की तरह आज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, आपके 30+ वर्ड्स थे, उसके साथ कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस थे, फ्रेजल वर्ब्स भी थे, ठीक है। और हर दिन सुबह 8 बजे हम लोग ये स्टार्ट करते हैं, याद रखिएगा। मंडे भी सुबह 8 बजे आपकी सेशन होगी, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है एक बार फटाफट जल्दी से देख लेना और शेयर करते जाना इस पर्टिकुलर सेशन को। और मैं आपको याद दिला दूं, अब मंडे से मैं कुछ नई चीज़ें पीडीएफ में भी ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी वो चीज़ें लगी हुई हैं, आपको पीडीएफ में भी कुछ नई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं बहुत जल्दी, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट आ जाते हैं आपके टेस्ट की तरफ, ठीक है। बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपका शुरू हो जाएगा और पहला क्लोज टेस्ट है आपके लिए। आप देख सकते हो टाइमर भी आपका स्टार्ट हो चुका है। ये रहा पहला ब्लैंक और ये आपके पहले ऑप्शंस रहे। जल्दी से मुझे बताइए कि इस पहले ब्लैंक में कौन सा ऑप्शन फिट होगा। ये आपका क्लोज टेस्ट है। योर टाइम हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। चलो बताओ। चलो बच्चों, क्या होगा, कौन सा होगा, जल्दी बताओ। आंसर देते जाओ, फिर मैं देखता जा रहा हूं कि कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा। कम ऑन। ओके प्रशांत, ओके प्रसन्नाथ, ओके प्रशांत, ओके फाइन, नो इश्यूज। क्या हो रहा है? नंबर सी, कुछ लोग नंबर डी कह रहे हैं, कुछ लोग नंबर डी, कुछ लोग सी कह रहे हैं। सी और डी में आपका थोड़ा अंतर आ रहा है। देखो मैं बता रहा हूं, इन इकोनॉमिक्स द टर्म रिसेशन जनरली डिस्क्राइब्स द रिडक्शन ऑफ अ कंट्रीज जीडीपी फॉर एटलीस्ट 2 क्वार्टर्स। बोला जाए कि इकोनॉमिक्स में अगर हम बात कहें तो ये जो टर्म रिसेशन है, इकोनॉमिक्स में अगर हम बात कहें, सो इन इकोनॉमिक्स द टर्म रिसेशन, ये जो रिसेशन वर्ड है, इट डिस्क्राइब्स द रिडक्शन। ये क्या बताता है? ये बताता है द रिडक्शन ऑफ अ कंट्रीज जीडीपी। ये किसी भी कंट्री के जीडीपी का रिडक्शन बताता है फॉर एटलीस्ट 2 क्वार्टर्स। मतलब कि हम अगर बात कहें कि लगभग 6 मंथ तक, ठीक है, 6 मंथ तक अगर किसी भी कंट्री के जीडीपी का जो डिक्लाइन है, जो रिडक्शन है, उसको हम लोग रिसेशन के नाम से जानते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अ रिसेशन इज डैश बाय राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अब एक रिसेशन जो है वो डैश होता है राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट से। मतलब जैसे जैसे जॉब्स घटेंगे, जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वैसे वैसे रिसेशन भी डैश होता है। तो अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, रिसेशन इज लिखा हुआ है। तो मैंने आपसे सबसे पहले क्या कहा था कि उस ब्लैंक के बारे में जितने इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो कलेक्ट करो। सो देखो रिसेशन जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होगा, जाहिर सी बात है, और ज्यादा आपका क्या होगा, यहां पे एक नेगेटिव वर्ड होगा। रिसेशन और ज्यादा जो भी होगा, रिसेशन के सेंस में जो भी वर्ड यहां पाएगा वो नेगेटिव सेंस लेकर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ये भी आपका नेगेटिव है, ठीक है। और इज लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, इज के साथ ये एस वाला फॉर्म तो हम नहीं लिख सकते। रेकन्स का मतलब बहुत लोगों को हो सकता है पता हो सकता है पता ना हो। रेकन्स का मतलब होता है कैलकुलेशन, कैलकुलेट। रेकन का मतलब क्या होता है? कैलकुलेट। अब अगर आपको मीनिंग पता हो चाहे ना हो, लेकिन देखो मेरे तरीके से यहां पे इज लिखा हुआ है ना, तो इज के बाद जाहिर सी बात है वर्ब का एस और ईएस वाला फॉर्मेट तो आएगा नहीं, तो ये बी नंबर यहां पे खत्म हो गया, ठीक है। अ रिसेशन इज शोन
अ रिसेशन इज शोन, अ रिसेशन इज इमेजिन्ड। अब जाहिर सी बात है बी के बाद यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हो सकता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी हो सकता है, मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है या फिर आईएनजी फॉर्मेट भी हो सकता है। तो अ रिसेशन इज इमेजिन्ड, एक रिसेशन की कल्पना की जाती है, कल्पना का कोई सेंस यहां पे आएगा नहीं। अब बच गए 4। अ रिसेशन इज विजुअलाइज्ड, विजुअलाइज्ड और इमेजिन ये दोनों सेम है। विजुअलाइज मतलब हो रहा है कि आप देख पा रहे हैं, तो एक रिसेशन को आप देख पा रहे हो, एक रिसेशन आप गेस करते हैं, आप एक रिसेशन के बारे में एक्सपेक्ट करते हैं, आप एक रिसेशन को विजुअलाइज कर रहे हैं, आप एक रिसेशन को देख पा रहे हैं। तो रिसेशन का विजुअलाइज से तो कोई रिलेशन आएगा नहीं, मीनिंग दोनों गलत लग रहे हैं। अ रिसेशन इज शोन बाय राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि एक रिसेशन को हम कैसे दिखाते हैं, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट हम दिखाते हैं। मतलब कि रिसेशन का मीनिंग क्या, अगर मैं बोलता हूं कि रिसेशन इज शोन बाय अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब क्या हो रहा है कि रिसेशन का मतलब होता है अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन रिसेशन का तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। रिसेशन की एक खास बात होती है, एक फैक्टर होता है अनएम्प्लॉयमेंट, कि जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे रिसेशन भी बढ़ता जाएगा आपका। गेटिंग माय पॉइंट? तो रिसेशन इज कैरेक्टराइज्ड, आपका बिल्कुल यहां पे राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि कैरेक्टराइज का मतलब होता है मार्क्ड बाई, है ना। कैरेक्टराइज का मतलब क्या होगा, मार्क्ड बाय, मतलब रिसेशन जो है उसके उस मार्क्ड बाय मतलब उसके काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, बहुत ही प्रभावित होता है किस चीज से, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट से। गेटिंग माय पॉइंट? तो पहले वाला का आंसर यहां पे क्या हो गया, नंबर ई जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। फर्स्ट में ही बहुत सारे लोगों का यहां पे आंसर गलत हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 2। नहीं, कल क्लास नहीं हो पाई थी, ठीक है, कल क्लास नहीं हुई थी, आज हो रही है क्लास, ठीक है। चलो इसका टाइम अप हो गया। क्या बता रहा है यहाँ पे, अ रिसेशन इज मार्क्ड बाय राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, रिसेशन जो काफी ज्यादा जो प्रभावित होता है राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट से, और किससे किससे होता है, इंक्रीज इन गवर्नमेंट बोरोइंग्स, गवर्नमेंट जितनी गवर्नमेंट जो है वो जितना भी आपका क्रेडिट लेती है, ठीक है, बैंक्स वगैरह से या फिर दूसरे इंस्टीट्यूशन से, विदेशी कंपनियों से जितना भी आपका उधार लेती है, उन उधार में अगर बढ़ोतरी होती चलती है तो फिर रिसेशन भी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता चला जाता है। तो इंक्रीज इन गवर्नमेंट बोरोइंग्स, डैश इन शेयर एंड स्टॉक प्राइसेस, तो रिसेशन जैसे ही आता है तो स्टॉक एंड जो शेयर प्राइसेस, अभी अगर हम बात कहें कोरोना स्पेशली, अभी अगर हम बात कहें जो फेज है इसमें स्टॉक और शेयर प्राइसेस क्या हो रहे हैं, देखो हर जगह नेगेटिव मीनिंग आ रही है ना, तो जाहिर सी बात है यहां भी कौन सा सेंस आएगा, नेगेटिव आएगा। और हर देखो क्या लिखा हुआ है, बाय राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट बोरोइंग्स, इंक्रीज आपका नाउन है तो गवर्नमेंट बोरोइंग्स में इंक्रीज होता है, और शेयर और स्टॉक प्राइसेस में डैश होता है, इसका मतलब यहां भी आपका वर्ड क्या आएगा, नाउन ही आएगा, कि गवर्नमेंट बोरोइंग, गवर्नमेंट के उधार में और ज्यादा बढ़ोतरी, और शेयर और स्टॉक प्राइसेस के, स्टॉक प्राइसेस में मतलब शेयर्स और स्टॉक्स के प्राइसेस में और ज्यादा डैश, इसका मतलब यहां भी नाउन आएगा और ये नेगेटिव आएगा। इंक्रीज ये आपका पॉजिटिव है, खत्म हो गया। रिडक्शन आपका नेगेटिव है और ये नाउन भी है, बहुत शानदार। डिक्लाइनिंग आपका क्या है, ये आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, नहीं आएगा। डिक्रीज ये आपका नेगेटिव भी है और ये आपका नाउन भी हो सकता है। और गैलोर, आज ही मैंने आपको बताया था, गैलोर एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अबंडेंट। आज ही मैंने सुबह 8 बजे आप लोगों को बताया था कि गैलोर जो वर्ड है वो आपका एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा, बहुतायत, गैलोर। और इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे आप, ये भी मैंने बताया था कि आप हमेशा, जनरली हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं नाउन के पहले, लेकिन ये वाला जो एडजेक्टिव है वो नाउन के बाद आता है। जैसे कि मेरे एरिया में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, इसलिए मुझे लंच और डिनर की प्रॉब्लम नहीं होती है। सो आई डोंट फेस प्रॉब्लम्स ऑफ लंच एंड डिनर बिकॉज देयर आर मेनी रेस्टोरेंट्स गैलोर इन माई एरिया या इन माई लोकेलिटी, हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जाहिर सी बात अब या तो बी नंबर आंसर आएगा या तो सी डी नंबर आंसर आएगा। अब क्या बोला जा रहा है कि डैश इन शेयर एंड स्टॉक प्राइसेस, अब यहां पे इन है तो रिडक्शन इन शेयर एंड स्टॉक प्राइसेस होगा या डिक्रीज इन शेयर एंड स्टॉक प्राइसेस होगा। जाहिर सी बात है, देखो इंक्रीज के बाद यहां पे इन लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है हमारा मोर अप्रोप्रिएट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि रिडक्शन अगर होता तो यहां पे हमारा ऑफ लगा होता कि रिडक्शन ऑफ प्राइसेस। ठीक है, रिडक्शन ऑफ प्राइसेस, लेकिन वहां पे पहले लिखा हुआ है कि इंक्रीज इन बोरोइंग एंड डिक्रीज इन प्राइसेस, तो यहां पे इन है तो इन के लिए यहां पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन हो जाएगा। लेकिन अगर वहां पे ऑफ होता तो फिर हम वहां पे रिडक्शन लिखते कि ऑफ, रिडक्शन ऑफ शेयर एंड स्टॉक प्राइसेस या फिर डिक्रीज इन शेयर एंड स्टॉक प्राइसेस। तो आप देख सकते हैं यहां पे कि ग्रामर थोड़ा सा और शब्दों का मतलब थोड़ा वो खेल अगर हम खेलें तो बहुत ही बेहतर तरीके से हम यहां पे सेंटेंसेस के जो आंसर्स निकाल सकते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए फटाफट एक बार एक काम करिए मेरे भाई बंधु, प्लीज एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और तुरंत सारे के सारे लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, और जितने नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जैसे अभी देखो 600 के आसपास हम लोग अभी जो है वो जा रहे हैं, लेकिन जो लाइक है वो सिर्फ जो है वो 150 है। तो भाई एक बार जल्दी से फटाफट लाइक कर दो, फिर आराम से टेस्ट देते रहना।
ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन ये आ गया। चलो इसका आंसर क्या होगा, सब लोग बताओ। अच्छा कर दिए सर, कर दिए सर। अच्छा लगा कि स्टॉक शेयर के लिए, अच्छा सोनम जी, अमित कुमार कर दिया सर, लाइक एंड शेयर। चलो भाई बहुत बढ़िया, मनीषा, अनूप, चलो भाई बहुत बढ़िया, शानदार। और क्या हो जाएगा इसका आंसर, लाइक 315 है, ओके। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है। वो आप एक बार क्या है ना, अभी देख रहे हो ना, जब उसको बैक करके आप जाओगे तो अगर आप लाइक करते हैं तो लाइक्स के जो नंबर्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अभी स्क्रीन पे आपको उतने ही दिखेंगे, लेकिन फिर वो आप इंक्रीज हो जाएगा, तो उसका टेंशन ना लें, ठीक है। बस आप लोग करते जाएं, जिन्होंने नहीं किया वो कर दें, और शेयर भी आप लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कर दें, ठीक है। फेसबुक पे आप हैं तो वो भी कर दें, थोड़ा सा इंस्टा पे हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे तो होंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे होंगे 100%, इधर उधर 100 बहुत सारे ग्रुप्स में, तो वहां पे एक बार कर दें, ठीक। अब देखो किस तरीके से इसका मतलब एग्जैक्ट सही आंसर निकालेंगे हम लोग, मतलब कि कोई भी मतलब आप में कंफ्यूजन नहीं होगा। डायरेक्ट पहले तो हम समझ रहे हैं ऑल ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जितनी भी विशेषताएं जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स, और देखो उसका आंसर पहले वाले का कैरेक्टराइज्ड ही होगा, इसलिए क्योंकि देखो कैरेक्टरिस्टिक्स बोला गया, विशेषताएं है ना। सो ऑल ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैव इफेक्ट्स ऑन पीपल, ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इनका जो रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है प्राइसेस में, स्टॉक शेयर्स के, गवर्नमेंट की बोरोइंग्स बढ़ रही हैं, इन सबका जो है इंपैक्ट पड़ता है लोगों पे। सम रिसेशंस हैव बीन एंटीसिपेटेड बाय स्टॉक मार्केट डिक्लाइंस, कुछ ऐसे रिसेशंस होते हैं जिनको अनुमान लगा लिया जाता है जब स्टॉक मार्केट डिक्लाइन करता है। जैसे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट डिक्लाइन करता है तो तुरंत रिसेशन का अनुमान लगा लिया जाता है, एंटीसिपेट कर लिया जाता है, गेस कर लिया जाता है कि अब तो रिसेशन आएगा ही आएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। रियल एस्टेट ऑल्सो यूजुअली, रियल एस्टेट भी रिसेशन के पहले डैश होता है। अब देखो ये तो इतना मीनिंग के अकॉर्डिंगली हुआ, ये इतना मीनिंग के अकॉर्डिंगली हुआ। अब मैं चलता हूं आपको ट्रिक्स के अकॉर्डिंगली करने, ठीक है। ये देखो मैं आपको अकॉर्डिंग टू ट्रिक बता रहा हूं। हाँ डायरेक्ट में यहां पे जो ब्लैंक वाला सेंटेंस है उसको पढ़ रहा हूं, द रियल एस्टेट मार्केट, इसका मतलब जो रियल एस्टेट मार्केट ये हमारा कौन सा सब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस में तो यही है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट। ये यूजुअली डैश बिफोर अ रिसेशन, मतलब सब्जेक्ट आ गया है तो जाहिर सी बात है ये हमारा जो वर्ड है ये किसका स्थान है, वर्ब का स्थान है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब यहां पे क्या होगा, यहां पे हम कौन सा वर्ब लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है यहां पे हम लिखेंगे सिंगुलर वर्ब लिखेंगे, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है इसके साथ जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, वो भी आपका सिंगुलर वर्ब आएगा। चलो ठीक है। अब सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का आपका मतलब होता है ऐड एस और ईएस, ठीक है, ऐड एस और ईएस। और मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर वर्ब होता क्या है, सिंगुलर वर्ब होता है V5 जिसमें एस और ईएस लगा रहता है, ठीक है। एस और ईएस लगा रहता है मतलब ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है इनिशिएट्स, ये हो सकता है स्ट्रेंथेंस, ये हो सकता है बोल्स्टर नहीं होगा, वोलाटाइल नहीं होगा, बस और कुछ भी हो, और कुछ भी आपका हो नहीं सकता। एस वाला ही वर्ड वहां पे होना है क्योंकि उसको वर्ब लगना है। और वोलाटाइल आपका क्या है मैं आपको बता दूं, एडजेक्टिव है। बोल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट करना, लेकिन ये आपका प्लूरल वर्ब है, ये आपका प्लूरल वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो ये हमारा खत्म हो गया और ये हमारा खत्म हो गया। अब बचा ए, बी या फिर डी। अब बोला जा रहा है कि सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सारा का सारा गड़बड़ हो रहा है। रियल एस्टेट मार्केट भी ऑल्सो बोला गया, इसका मतलब पहले जो हो रहा था ऑल्सो भी सेम मीनिंग को लेकर के जाता है। तो पहले सारे आप नेगेटिव मीनिंग पढ़ चुके हो, तो इसका मतलब स्टॉक मार्केट के लिए भी, रियल एस्टेट मार्केट के लिए भी सब कुछ नेगेटिव ही होगा। इसका मतलब रियल एस्टेट मार्केट भी रिसेशन के पहले डैश होता है, मतलब यहां पे क्या होगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें आएंगी। तो वीकेंड्स वाला सही लग रहा है, इनिशिएट फिर गलत हो जाएगा, स्ट्रेंथेंस तो पॉजिटिव सेंस में, इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ गया, नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आ गया। अब आपको समझाने में इतना टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप ऐसे ही करते चले गए, मेरे तरीकों से अगर आप करते चले गए, तो सोचो अगर आप 5, जाहिर सी बात है प्रीलिम्स में आपके 5 ही आएंगे क्लोज टेस्ट में ब्लैंक, तो 5 में से 5 है बिल्कुल कंफर्म्ड हो जाएंगे, एश्योर हो जाएंगे। मैथ्स की तरीके से आप बोलने लगेंगे ये सर मैथ्स में 20 किया है 19 सही है, सर इंग्लिश में आपने अटेम्प्ट किया 21 और उसमें से 18 सही है, आप इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात, नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो उसके बाद क्या होगा, अब जाके एक सही हुआ। अच्छा ओके, अब देखो इसका आंसर क्या होगा। बोला जा रहा है कि ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक डिक्लाइन, एक इकोनॉमिक डिक्लाइन के समय, एक रिसेशन के समय, हाई डैश स्टॉक्स, मतलब वो स्टॉक्स जिसके की काफी ज्यादा हाई डैश होते हैं, इसका मतलब वो स्टॉक्स जो काफी ज्यादा हाई क्या देते हैं, रिटर्न देते हैं, काफी ज्यादा हाई रिटर्न देते हैं। इसका मतलब यहां पे हम क्या बोलने वाले हैं, पॉजिटिव की बात बोलने वाले हैं ना, कि ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक डिक्लाइन, एक इकोनॉमिक डिक्लाइन के दौरान, इकोनॉमिक रिसेशन के दौरान, वो स्टॉक्स जो काफी ज्यादा हाई रिटर्न वाले होते हैं, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज वाले स्टॉक्स, या फिर फार्मास्यूटिकल्स के स्टॉक्स, या फिर टोबैको के जो भी कंपनीज के स्टॉक्स, वो जो है काफी हाई रिटर्न वाले होते हैं, वो जो है होल्ड अप बेटर, वो जो है थोड़ा बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, या फिर लगता है कि वो थोड़ा बहुत अच्छा करेंगे, उनको एंटिसिपेट किया जाता है, उनको गेस किया जाता है। तो जाहिर सी बात है यहां पे जो हाई डैश स्टॉक्स है, उसका मतलब क्या होगा, हाई मेंटेन स्टॉक्स तो होता नहीं है। अब देखो ये वाला आंसर आप आराम से कर देते अगर आपकी हैबिट होती रीडिंग न्यूज़पेपर, अगर आपकी हैबिट होती रीडिंग न्यूज़पेपर या फिर एडिटोरियल, अगर आपकी हैबिट होती, ठीक है, तो फिर आप आराम से जो है आप इसका आंसर दे देते, क्योंकि इसके सेंस में, इस सेंस में हाई यील्ड स्टॉक्स ही बोला जाता है। हाई रिटर्न स्टॉक्स का मतलब होता है हाई यील्ड स्टॉक्स, वो स्टॉक्स जिसमें काफी ज्यादा जो है जिनके रिटर्न आपको मिल सकते हैं। सो हाई यील्ड स्टॉक्स, ये पूरा का पूरा कंपाउंड नाउन है, यही यूसेज होता है वर्ड का। अगर आप इकोनॉमी वाले न्यूज़पेपर बार बार पढ़ते रहे ना इंग्लिश के, अगर एडिटोरियल भी पढ़ते रहेंगे इकोनॉमी वाले वर्ड्स, तो ये इस तरीके का जो पैसेज है ना, इस तरीके का जो इकोनॉमी वाला पैसेज, उसमें ये वर्ड्स आएंगे, हाई यील्ड स्टॉक्स, उसमें आपको कुछ दूसरा नहीं मिलेगा। और इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि आजकल की जो इंग्लिश हो गई है, जिस तरीके का पेपर आता है, दो चीजें तो आपको करना ही करना। एक तो आपको बेसिक फाउंडेशन अपना मजबूत करना है, 100% करना, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरा, पेपर जरूर पढ़िए, न्यूज़पेपर रीडिंग मस्ट है, एकदम मस्ट है, उसके बिना कुछ भी आपके पास चारा नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, नंबर बी जो है इसका बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो गया, हाई यील्ड स्टॉक्स। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, गलत हो गया बच्चों। क्या है भाई, आप लोगों को यार अगर सही लग रहा है सब कुछ तो एक बार शेयर करो, या फटाफट एक बार शेयर करते जाइए। 650 प्लस के आसपास बच्चे अभी तक हैं, मात्र 650। सैटरडे का सेशन है, आई कैन अंडरस्टैंड, सैटरडे का सेशन है भाई, ठीक है, लेकिन मॉक पेपर है, मैं आपको बार बार कहता हूं मॉक पेपर है ये, इसलिए शेयर जरूर करिएगा। और मॉक पेपर 2 है, हर सैटरडे को मैं आपके लिए एक मॉक पेपर जरूर लेकर के आता हूं। तो आप सोचो किस तरीके से हम लोग भी कितना सोचते हैं आप सबके बारे में, कि मंडे टू फ्राइडे पढ़ाएंगे, सैटरडे सिर्फ मॉक पेपर लेंगे, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों की भी कुछ जो जिम्मेदारी है वो ये है कि इसको थोड़ा ज्यादा तक और पहुंचाना है, ठीक है, इसलिए शेयर करते रहिएगा मेरे भाई बंधु, ठीक है। चलो नंबर 5, इसका आंसर क्या होगा, यहां पे लिखा हुआ है कि ये जो हाई यील्ड स्टॉक्स हैं, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया और टोबैको, ये सारा का सारा जो है क्या करते हैं। अब देखो ये स्टॉक्स है, इसका मतलब कि हाई यील्ड स्टॉक्स, इसका मतलब ये हो गया कि हाई यील्ड स्टॉक्स, इसका मतलब कि अब हमारा ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। तो जैसे जैसे कौन कौन सा, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स, टोबैको, तो ये जो भी है ये अब आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। अब प्लूरल सब्जेक्ट जो है ये होल्ड अप बेटर, अब ये अच्छा जो है करते हुए दिखते हैं, या फिर इनको माना जाता है कि इकोनॉमिक डिक्लाइन के समय ये अच्छा करेंगे, या फिर करता हुआ प्रतीत होता है ना। इसका मतलब ये वाला जो जगह है वो आपका वर्ब का जगह है, और भाई वर्ब कौन सा आएगा, प्लूरल वर्ब ही आएगा, इसलिए क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए है, ठीक है। तो सर्विस तो आएगा नहीं यहां पे, क्योंकि सर्विस की कोई बात नहीं है, और वैसे भी सर्विस आपका क्या है, नाउन है, और सर्विस वर्ब भी है, लेकिन इस सेंस में आएगा नहीं, खत्म। दूसरा, अपीयर्स प्लूरल वर्ब में एस और यस लगेगा नहीं, ये खत्म। प्राइसेस यहां पे इसका नाउन है, इसलिए ये खत्म। अब या तो अर्न होगा या तो टेंड होगा। अब टेंड का मतलब होता है सीम, लगना, दिखाई देना, प्रतीत होना, ठीक है, ये आ गया। और अर्न का मतलब होता है कुछ भी डिजायर करना, ठीक है, कुछ भी वांट, कुछ भी एकदम मतलब बहुत चाहना, अर्न, आई एम अर्निंग फॉर समथिंग, मतलब मैं बहुत ही एकदम बहुत ही मतलब डिजायर कर रहा हूं, मेरी इच्छा है कि मैं मतलब उस चीज को, वो चीज मुझे चाहिए ही चाहिए, ये वाली मीनिंग आ रही है। ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये तो आंसर यहां पे होगा नहीं, जाहिर सी बात है। आंसर यहां पे क्या हो जा रहा है, नंबर सी जो बिल्कुल करेक्ट आ जा रहा है, क्योंकि रिसेशन के टाइम में रियल एस्टेट जो है वो भी वीक हो जाता है, लेकिन इस टाइम पे जो हाई यील्ड स्टॉक्स हैं, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज के स्टॉक्स हो गए, फार्मास्यूटिकल कंपनी के स्टॉक्स हो गए, या फिर टोबैको कंपनीज के स्टॉक्स हो गए, ये दिखते हैं, दे टेंड टू होल्ड अप, मतलब क्या हो गया, वो दिखते हैं होल्ड अप बेटर, वो अच्छे तरीके से करते हुए सारी चीजों को दिखते हैं, मतलब वो जो है वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट लाते हुए दिखते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 5 का सी, यहां पे आंसर हो गया हमारा टेंड,
ठीक है, इतना क्लियर होगी बात? ठीक है, तो देखो 5 हमारे जो है वो फिनिश हो चुके हैं क्लोज टेस्ट के ऑप्शंस। मुझे जल्दी से बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आने वाला है, 5 में से किसका कितना सही है एक बार मुझे बताओ। ठीक है, 5 आउट ऑफ 5 किसी का सही है? 5 आउट ऑफ 5 किसी का सही है? एक बार जल्दी से मुझे बताएं, 5 आउट ऑफ 5, 5 आउट ऑफ, अरे वाह योगेश, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौशिक, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। वेरी गुड अनूप। भारती 4 आया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। पूजा सिंह 3, अमित कुमार सोलंकी सी, हो गया। अब स्कोर बताओ। सनी 4/5, वेरी गुड। देव शुक्ला 4, अतुल विश्वकर्मा का भी 5/5 आया, बहुत शानदार बहुत शानदार। योगेश का आ चुका है 5/5, 5। अच्छा, ओम प्रकाश का 3 आया है, चलो बहुत बढ़िया शानदार। ओके ओके, ये 5/2 का मतलब क्या होता है यार? 2 में से 5 पा गए हो, हाँ? चलो ठीक है, ये वाला आंसर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और ये रहा नेक्स्ट की तरफ, लेकिन इससे एक बार हम लोग जान लें यहाँ पे, ठीक है, कि हम लोगों को क्या क्या करना है ये चीज। बट नेक्स्ट हम लोग पहले देख लेते हैं, ये क्वेश्चन पल पढ़ते हैं। अब ये आ गया आपका एरर्स का, दीज आर एरर्स। जल्दी बताएं आंसर क्या होगा। शिवानी चौधरी जी, कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ सकती है। वैसे द हिंदू मैं वोकैब करवाता हूं, सो द हिंदू का ही पढ़िए आप, कोई इशू नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? देखो इसका आंसर क्या होगा, एम्प्लॉइज सैलरीज। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? एम्प्लॉइज के सैलरी की बात कर रहे हैं, हम एम्प्लॉइज के ही सैलरी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब एम्प्लॉइज तो हमारा हो गया प्लूरल नाउन, इनके सैलरी की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है यहां पे एक एपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा? एक एपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा, मतलब ए नंबर हमारा एरर आ गया। सो एम्प्लॉइज की सैलरीज, इसका मतलब अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? अब हमारा सब्जेक्ट यहां पे प्लूरल हो गया कि हम सैलरी नहीं सैलरीज की बात कर रहे हैं। सो एम्प्लॉइज की सैलरीज इन एनी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, किसी भी सरकारी कंपनी में जो एम्प्लॉइज की सैलरीज हैं टुडे। अब यह हैज किसके लिए लिखा हुआ है? हैज लिखा हुआ है ना आपके सैलरीज के लिए, एम्प्लॉइज के सैलरीज के लिए, तो यह हैज आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा, प्लूरल वर्ब आ जाएगा, मतलब बी भी आपका गलत हो गया। सो ए नंबर गलत हो गया, बी नंबर गलत हो गया कि किसी भी सरकारी कंपनी में जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरीज हैव टू बी, उनकी सैलरीज को होना है इन लाइन विद, मतलब बिल्कुल एकदम इक्विवेलेंट पैरेलल होना है। किसके? इन लाइन विद प्रिवेलिंग मार्केट रेट्स। जो भी मार्केट रेट्स चल रहा होता है, प्रचलित, प्रिवेलिंग मतलब चल रहा हुआ मार्केट रेट्स। प्रिवेल का मतलब क्या होता है? चलना, छाया होना, ठीक है। और प्रिवेलिंग मतलब जो भी चल रहा होता है, एग्जिस्टिंग, तो जो भी एग्जिस्टिंग मार्केट रेट्स है उनके हिसाब से पूरी की पूरी सैलरीज होनी चाहिए। तो सी नंबर करेक्ट आ रहा है, इतना करेक्ट हो गया, ठीक है। अब लिखा हुआ है ड्यू टू। अब देखो हम जानते हैं कि ड्यू टू के बाद हम हमेशा क्या लिखते हैं? नाउन लिखते हैं। ड्यू टू इलनेस, ड्यू टू फीवर, लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है? ड्यू टू रिड्यूस लिखा हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और बच्चों याद रखना, बहुत ही मस्त चीज मैं आपको बता रहा हूं, ड्यू टू और ओइंग, सॉरी, ड्यू टू और इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू, ठीक है। ड्यू टू के बाद हम हमेशा नाउन लिखते हैं और इन ऑर्डर टू के बाद हम हमेशा वर्ब लिखते हैं। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से, है ना, बारिश की वजह से, ड्यू टू रेन, बीमारी की वजह से, ड्यू टू इलनेस। लेकिन इन ऑर्डर टू बी इल हम लिखेंगे, मतलब कि हमको इन ऑर्डर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लिखना ही लिखना है। और इन ऑर्डर टू का मतलब क्या होता है? के लिए, ये काम करने जा रहे हैं आप, ये काम करने जा रहे हैं। तो यहां पे रिड्यूस देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो जाहिर सी बात है ये हमारा ड्यू टू नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा इन ऑर्डर टू। कितना बढ़िया ये आपका एरर है, इसका मतलब डी नंबर भी एरर हो गया। सो ऑल एक्सेप्ट सी, नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। आप ये देख सकते हो क्या आंसर हो गया हमारा? ऑल एक्सेप्ट सी, ये हमारा यहां पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। गेटिंग माय पॉइंट? इतना क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरीके के एरर्स बिल्कुल और भी आपके लिए मौजूद है, लेकिन जल्दी से मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि इसके बारे में तो बताना जरूरी है भाई, फटाफट एक बार बता दूं। आप देख सकते हो प्राइजेस सेट टू राइज, बिल्कुल अब जो है वो आपके प्राइस जो है, जितने भी आपके महापैक्स हैं, लाइव क्लासेस हैं, जो भी सारे आपके जो बैचेस वगैरह नए स्टार्ट हो रहे हैं वो महापैक में इंक्लूड हो जाएंगे, याद रखिएगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो, सारी चीजें, वीडियो कोर्सेज हो, उन सब पे जो है आप यहां पे लिखा हुआ है सबका प्राइस बढ़ जाएगा और फ्लैट 25% आपको ऑफ दिख रहा है। लेकिन ये जो आपका कोड है Y194 कोड, ऐप के थ्रू से अगर आप जा रहे हैं तो 35% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप सोच सकते हैं 10% एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप इस पर्टिकुलर कोड से जो है आप अवेल कर रहे हैं।
क्या अवेल कर सकते हैं? एसबीआई पीओ का नया बैच आ रहा है, आप देख सकते हैं 1899 है, लेकिन याद रखिएगा Y194 कोड इस्तेमाल करिएगा। ये चैंपियन बैच आपके अभी इसके बाद रीजनिंग की जो क्लास होनी है सौरभ सर की, उनका ये रीजनिंग बैच आ रहा है, फाउंडेशन रीजनिंग आ रहा है, ये भी आप Y194 कोड देकर के ज्वाइन कर सकते हैं। 1299 ये देखिए आशीष सर का वॉरियर के साथ कॉम्बो पैक आ रहा है, उदिशा मैम का आपका जो स्पोकन इंग्लिश का, ये भी आप Y194 कोड अगर इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल 35% का आपको डिस्काउंट मिलेगा थ्रू ऐप। संकल्प बैच ये आप सिद्धार्थ सर का मैथ्स का आपका आ रहा है, आप देख सकते हो, ये भी 799 लेकिन 518 के आसपास इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, याद रखिएगा Y194 कोड, ठीक है। उसके साथ ये उड़ान, ये तो ऑलरेडी आपके साथ है ही, 12 से 2 बजे तक इसकी भी आज क्लास होने वाली। तो ये अलग अलग बैचेस हैं, शुरुआत हो रही है, अलग अलग बैचेस अभी तक शुरू हुए नहीं, अभी शुरू होंगे ये सारे बैचेस। तो इसके लिए एक आपको मैंने इंफॉर्मेशन दे दी, आप चाहें तो इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए टेस्ट सीरीज भी मौजूद है, ये भी देखो इंग्लिश का केवल 600 प्लस क्वेश्चन मौजूद है, टॉपिक वाइज अलग अलग। बैंक का टेस्ट पैक है, एसएससी का है, एसबीआई पीओ का है, आईबीपीएस क्लर्क का है, सेम ऐप के थ्रू Y194 कोड 35% ऑफ, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो 6 नंबर हो गया, अब हम आते हैं आपके 7th नंबर पे। चलो बताओ क्या होगा। उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। आज क्लास है 12 से 2, यस। नहीं, कॉमन नाउन है, याद रखिएगा, जयंती। अब अभी भी है वो, क्या कर सकते हैं बताओ, अभी भी है वो बैच वहां पे। देखो, ही डेवलप्ड असर्टेन, तो मैंने क्या बताया था आपका, सर्टेन और असर्टेन के बीच में डिफरेंस मैंने क्या बताया था। सर्टेन के बाद आप प्लूरल नाउन लिख सकते हैं, लेकिन अगर असर्टेन लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है एक सुनिश्चित आदमी या व्यक्ति, तो आपको असर्टेन के बाद सिंगुलर नाउन लिखना पड़ेगा, इसलिए मेथड्स नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मेथड आपका सही है, मतलब ए नंबर हमारा एरर आ गया। सो ही डेवलप्ड अ सर्टेन मेथड, ठीक है, ही डेवलप्ड अ सर्टेन मेथड। तो देखो अगर यहां पे एक काम देखो, अगर आप इस तरीके से चले, असर्टेन के बाद यहां पे क्या आ गया सर, यहां पे मेथड करते हैं, तो अगर आप यहां पे मेथड करते हो तो यहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिकेटर करना पड़ेगा, क्योंकि मेथड यहां पे एस हटा तो यहां पे इंडिकेटर हटेगा, मतलब ए एंड बी दोनों यहां पे गलत हो रहा है इस तरीके से। तीसरा देखो, ही डेवलप्ड अ सर्टेन मेथड एंड इंडिकेटर्स टू डिटरमाइनिंग, मतलब बी नंबर आपका वैसे भी गलत है, बी नंबर आपका जो है वो वैसे भी गलत है। अब आगे देखो लिखा हुआ है कि ही डेवलप्ड अ सर्टेन मेथड, एक सुनिश्चित मेथड उसने स्टार्ट किया, इंडिकेटर भी लिखा, टू डिटरमाइन, ये जानने के लिए, क्या जानने के लिए, द स्टैंडर्ड फॉर लिविंग। तो फ्रेज आपका स्टैंडर्ड फॉर लिविंग नहीं होता, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, मतलब कि सी नंबर भी हमारा गलत हो गया। तो ए नंबर गलत, बी नंबर गलत, सी नंबर गलत, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जानने के लिए, और क्या जानने के लिए, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, डी नंबर बिल्कुल सही है, मतलब ऑल एक्सेप्ट डी, यहां भी हमारा नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दो तरीके से इसको सही कर सकते थे। नंबर 7 को आप इतना ना करके, जो ए नंबर और जो बी नंबर है ना, आप यहां से एक काम करते, असर्टेन के बाद यहां से आप ए को हटा देते। अगर आप ए को हटा देते तो फिर आपका क्या हो जाता, ही डेवलप्ड सर्टेन मेथड्स एंड इंडिकेटर्स, यहां पे ये इंडिकेटर सही हो जाता, मतलब, लेकिन यहां पे टू डिटरमाइनिंग ये हमारा गलत हो जा रहा था। टू डिटरमाइन होगा यहां पर, यहां हमारा क्या होगा, टू डिटरमाइन होगा, तो ये वैसे भी ये टू डिटरमाइन ये हमारा गलत ही था, है ना। तो ए और बी नंबर वैसे भी आपका गलत था, तो ए बी और सी तीनों गलत हो गए, तो आंसर हमारा आ गया नंबर 4 जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर आ गया है, ठीक है। इसको ध्यान से देना, रिकॉर्डेड वीडियो तुम्हारे पास ये तो रहेगा ही, इसको फिर से रिवाइंड करके एक बार देखना मैंने क्या समझाया। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ना, तो ये तो बिल्कुल वैसे भी गलत, ठीक। नेक्स्ट ये बताओ, नंबर 8, बताओ। देखो, नो सूनर, मैंने क्या बोला था, जब भी कोई सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसके साथ सेकंड वाला पार्ट किससे स्टार्ट करेंगे, देन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका पहला रूल। और दूसरा रूल मैंने क्या बताया था, नो सूनर के साथ रूल ऑफ इन्वर्शन फॉलो करना है, रूल ऑफ इन्वर्शन फॉलो करना है नो सूनर के साथ, मतलब कोई भी सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट हो, हार्डली से स्टार्ट हो, स्केर्सली से हो, सेल्डम से हो, ठीक है, या फिर आपका सो से हो, या फिर नेवर से हो, ठीक है, स्केर्स बेयरली से हो, तो इन
सबके साथ हम क्या स्टार्ट करते हैं, रूल ऑफ इन्वर्शन। उसमें क्या होता है, सबसे पहले ऑक्सिलरी लिखते हैं, फिर आपका सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद आपका मेन वर्ब लिखते हैं। तो नो सूनर के बाद यहां पे डिड आ गया, तो डिड जैसे ही आया है तो जाहिर सी बात ये जो वर्ब है ये आपका फर्स्ट फॉर्म में होगा, इसलिए रैंग गलत है, यहां पे क्या आ जाएगा, रिंग आ जाएगा, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब कि बी नंबर हमारा यहां पे गलत। तो जैसे ही पीओ ने पहली घंटी बजाई, रिंग द फर्स्ट बेल, देन ऑल द स्टूडेंट, सारे के सारे जो है वो असेंबल्ड, सारे के सारे लोग जो है वो जमा हो गए ऑन द ग्राउंड फॉर प्रेयर। ठीक है, सो नो सूनर डिड द पियोन, रैंग नहीं होगा, रिंग द फर्स्ट बेल, देन ऑल द स्टूडेंट्स असेंबल्ड ऑन द ग्राउंड फॉर प्रेयर। सारे के सारे क्या हो गए, बिल्कुल उस कैंपस पे, जमीन पे बिल्कुल एकदम आकर के फ्लोर पे इकट्ठा हो गए प्रेयर करने के लिए। मतलब जो है सी नंबर सही है, डी नंबर सही है, केवल बी आपका एरर है। इसका मतलब इसका आंसर हमारा क्या हो गया, नन ऑफ दीज हो गया हमारा राइट आंसर, क्योंकि सिर्फ बी जो है वही हमारा यहां पे एरर हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, इतना क्लियर हो गया, सिर्फ बी नंबर वही आपका एरर है, याद रखिएगा। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं, मतलब वो कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए, है ना, मतलब एकदम धीरे धीरे हम लोग बढ़ते। देखो अभी धीरे 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 750 के आसपास क्रॉस कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे जाएंगे। ऐसे ही करते रहो यार, डिमोटिवेट कर देते हो यार, पसंद नहीं आ रहा है। मॉक पेपर है, इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्या हो गया पीयूष कुमार, वाह सर वाह क्यों कर रहे हो सर? नंबर सी ऑल्सो रॉन्ग, क्यों भाई नंबर सी ऑल्सो रॉन्ग क्यों होगा? एक मिनट में थोड़ा उस क्वेश्चन पे आ रहा हूं भाई। अरे यार हाँ, अच्छा हाँ, सॉरी 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 सॉरी, बी नंबर तो गलत है, नंबर सी ऑल्सो गलत है, क्योंकि यहाँ पे देन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देन है ना, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे दैन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे दैन हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका बी एंड सी गलत है, इसका मतलब कि यहाँ पे आपका आंसर 2 हो जाएगा। आई एम सो सॉरी। ठीक है, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे देन होना है ना, तो देन नहीं होना। और जनरल देखो जिस तरीके से मेरा ध्यान नहीं गया उस पे, उसी यही होता है जनरली, देन लिखा हुआ रहता है, तो हम लोग जल्दीबाजी में पढ़ते पढ़ते तुरंत जो है वो क्या करते हैं, वो उसको जो है स्किप करके चले जाते हैं। तो यहां देन होगा, याद रखो, इसलिए नंबर आंसर हमारा क्या होगा, नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था ना, सो द डिसीजन हैज लिखा हुआ है, तो हैज के बाद यहां पे जो वर्ब आएगा वो क्या होगा, थर्ड फॉर्म आएगा, लेकिन ड्रीव जो है वो यहां पे गलत है, ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए आपका आ जाएगा drawn. So the decision has drawn, डिसीजन ने खींचा है अपनी तरफ, अट्रैक्ट किया किसको, अ शार्प रिस्पॉन्स, एक बहुत ही तीखी आलोचना को इस डिसीजन ने अपनी तरफ खींचा है फ्रॉम द कांग्रेस। इसका मतलब ए नंबर हमारा गलत आ गया। ठीक है, कांग्रेस के द्वारा बहुत ही तीखी आलोचना को जो है वो डिसीजन ने खींच लिया अपनी तरफ, मतलब कि कांग्रेस की तरफ से काफी तीखी आलोचना हुई है इस डिसीजन की। एंड द एसपी, और जो क्या है एसपी मतलब सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, है ना, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो जो एसपी है अलोंग विद, ये क्या आ गया, कुछ याद आ रहा है अलोंग विद का, तो देखो द एसपी आपका हो गया सब्जेक्ट नंबर 1, अलोंग विद किसके, अलोंग विद अदर ऑपोजिशन पार्टीज, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट नंबर 2। और देखो सब्जेक्ट नंबर 2 हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, ऐड किससे किया मैंने, अलोंग विद से, तो जो वर्ब होगा वो किसके अकॉर्डिंगली इस्तेमाल होगा, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, और फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैव नहीं होगा, हैव की जगह यहां पे क्या हो जाएगा, हैज बिन जो है वो स्टॉलिंग हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, जो एसपी है वो दूसरे अपोजिशन पार्टीज के साथ मिल करके हैज बिन स्टॉलिंग द बिल्स पैसेज, मतलब कि वो भी रोक रहा है बिल को पास होने से राज्यसभा में। मतलब सी नंबर हमारा गलत हो गया, तो ए एंड सी मतलब कि नंबर 4 हमारा यहां पे राइट आंसर आ गया। गेटिंग माय पॉइंट, क्या हो गया, ठीक है। कला शर्मा जी, अभी इंग्लिश का लेक्चर चल रहा है सर, आप हो तो चल रहा था, अच्छा अरे भाई छोड़ो, देखो अब इसके ऊपर अब हम कुछ करेंगे नहीं, ठीक है, कोई जो टिप्पणी नहीं करना ही सही होगा इन सारी चीज़ों के ऊपर, ठीक है। अब चलो आप बताते जाओ क्या होगा, इसका आंसर क्या हो रहा है भाई, चलो नंबर 4 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, बहुत ही शानदार एरर है भाई मुझे, और इतना मतलब चीकी एरर है ये,
बहुत बढ़िया है, देखते हैं कौन पता लगा पाता है। नंबर 10। भाई जल्दी शेयर करते रहो यार, देखो 800 हम लोग क्रॉस हम लोगों को करना ही करना है आज, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंचाइए, क्योंकि मॉक पेपर जितना करेंगे आप, जितना ज्यादा आप पेपर जो है वो अटेंड करेंगे, उतना ही ज्यादा फायदा होगा। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपने बैच ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत टेस्ट सीरीज एनरोल करिए, उसको प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि वही मेन है यार। उसके अलावा सिलेक्शन तकलीफ नहीं होगी, नहीं हो पाएगी। उसके अलावा अगर वो टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस नहीं करें तो फिर नहीं होगी सिलेक्शन, ये बिल्कुल तय है ना। चलो अब यहां पे क्या हो जाएगा, देखते हैं कौन आंसर दे रहा है। अभी मैंने बोला था हाँ एसपी पार्टी भी हो सकता है भाई, हाँ हो सकता है, एसपी पार्टी भी हो सकता है। हाँ पार्टी ही होगा, मुझे लग रहा है एसपी पार्टी ही होगा। बिल्स पैसेज तो रॉन्ग है, नहीं सही है, पैसेज और बिल, नहीं वो यूज सही है, बिल्स पैसेज वो यूज। देखो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि कभी कभी न्यूज़पेपर पढ़ी, क्योंकि बिल्स पैसेज ठीक है, बिल्स मेमोरेंडम इस तरीके से बहुत यूज होता रहता है, ठीक है। इसका आंसर देखो क्या लिखा हुआ है, हाँ पकड़ लिया लोगों ने, कुछ लोगों ने पकड़ा है। द कंज्यूमर फोरम जो है डायरेक्टेड, उसने निर्देश दिया म्यूनिसिपल कोऑपरेशन को, कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा ना भाई दोस्त, भाई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, कोऑपरेशन नहीं होगा। तो ये नंबर तो गलत हो गया, तो ये नंबर गलत हो, आगे बढ़ते हैं। सो द कंज्यूमर फोरम डायरेक्टेड द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कंज्यूमर फोरम ने डायरेक्ट किया, ठीक है। क्या निर्देश दिया, कंपेंसेट। अब ये आ गया आपका वर्ब, ध्यान दो, कंपेंसेट करने के लिए क्या करने के लिए, कंपेंसेट करने के लिए कि आप जाइए और जाकर के क्षतिपूर्ति करिए। तो कंज्यूमर फोरम ने डायरेक्ट कर दिया, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है, डायरेक्ट किया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को निर्देश दिया क्या करने के लिए, कंपेंसेट करने के लिए। तो आपको नहीं लगता टू कंपेंसेट होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, टू कंपेंसेट। इसका मतलब देखो, अब ये टू कंपेंसेट आप कॉर्पोरेशन के बाद भी लगा सकते हो और टू कंपेंसेट भी लगा सकते हो। अब ये ऑप्शन यहां पे थोड़ा गड़बड़ आएगा, मुझे पता चल गया, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अब कॉर्पोरेशन के बाद भी आप टू लगा सकते हैं, वो आपका ए में चला जाएगा, और आप बी में कंपेंसेट के पहले भी लगा सकते हैं, ये आपका बी सेक्शन में चला जाएगा। तो मेरे स्लैशेस देना जो है वो थोड़े से गलत हो गए, अदरवाइज आपको पता तो चल गया कि यहां पे क्या होने वाला है, ठीक है। सो टू कंपेंसेट द कंप्लेनेंट, ये मतलब ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। मतलब जो भी कंप्लेनेंट है जिसने शिकायत दर्ज की है उसको क्षतिपूर्ति करने का निर्देश दिया है, फॉर किसके लिए, द मेंटल एगोनी, जो भी मानसिक यातनाएं, ठीक है, फॉर द मेंटल एगोनी, मानसिक यातनाओं के लिए, दैट जिसको की ही सफर्ड, जिसको कि उसने सफर किया था। तो देखो ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये भी एक आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म, दो वर्ब के सेकंड फॉर्म में हो। तो मैंने क्या कहा था, जो वर्ब पहले होता है उसको किस में लिखते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में लिखते हैं, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल नहीं, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। उसको किस टेंस में लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। तो देखो पहले कंज्यूमर फोरम ने निर्देश दिया, या पहले वो मानसिक यातनाओं से गुजरा, पहले वो मानसिक यात्राओं से गुजरा, तो जाहिर सी बात है यहां पे सफर्ड नहीं होगा, सफर्ड का यहां पे क्या हो जाएगा, हैड सफर्ड, यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक्चुअली यहां पे ए और सी ही जो यहां पे एरर्स थे, ए और सी ही जो यहां पे एरर्स थे। तो अगर आप इस तरीके से देखें तो ए सी और आपका वो बी कंपेंसेट के पहले भी आपका एरर आ जा रहा है, तो आप ऑप्शन थोड़ा मिसमैच होगा, हो सकता है कि किसी का नंबर 4 आए, हो सकता है किसी का नंबर 5 आए, क्योंकि नन ऑफ दिस का मतलब हो गया कि ए में भी गलत, बी में भी गलत और डी सी में भी गलत, ठीक है। तो डी नंबर तो बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप एरर्स वगैरह आपको पता चल गया कि क्या क्या एरर्स हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरे स्लैशेस में थोड़ी सी गलत हो गई, दैट इज डिफरेंट थिंग, एरर्स आपने पहचान लिया, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 10 नंबर खत्म हो गया, 10 क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, जल्दी बनाओ क्या होगा। बताओ क्या होगा। देखो, when Alex reached England, जब एलेक्स जो है वो इंग्लैंड पहुंचा, he dash himself already well known there, उसने हिमसेल्फ, ही डैश हिमसेल्फ, मतलब उसने अपने आप को डैश किया, ऑलरेडी वेल नोन देयर, उसने अपने आप को डैश किया कि वो ऑलरेडी वहां पे वेल नोन है, सब कुछ जानता है। द इंग्लिश न्यू देयर ओपेराज, ठीक है, जो इंग्लिश है, जो अंग्रेज है, वो भी जानते हैं उसके म्यूजिक के बारे में, एंड लाइक्ड देम सो मच, और उन लोगों को वो इतना ज्यादा पसंद करते थे, दैट ही डैश टू स्टे। तो देखो सब कुछ, ये रहा वर्ब का सेकंड फॉर्म, ध्यान देना, ठीक है, ये रहा वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये रहा वर्ब का सेकंड फॉर्म,
ये रहा वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो जाहिर सी बात है ये भी आपका क्या होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, और कोई पॉजिटिव ही होगा, कोई पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि एलेक्स जब वहां पे पहुंचा तो उसे लगा कि वो सब कुछ वेल नोन है, सब जानता है, इंग्लिश उसके ओपेराज को भी जानते थे, उनके म्यूजिक को भी जानते थे एलेक्स, और उनके साथ जो आए थे और वो उनको काफी पसंद भी करते थे, और इसलिए ही डैश टू स्टे, और इसलिए उसने ठहरने का डैश किया, स्टे करने का डैश किया, तो कोई पॉजिटिव मीनिंग आएगी। और वर्ब का सेकंड फॉर्म ये रहा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये हमारा खत्म। नेगोशिएटेड, ये आपकी नेगोशिएट मतलब क्या हो गया कि दर मुलाई की, स्टे वहां पे स्टे करने के लिए नेगोशिएट किया, मतलब मैनेज किया, तो नेगोशिएट तो नहीं होगा क्योंकि नेगोशिएट जनरली डील के सेंस में आता है, तो ये भी हमारा खत्म हो जाएगा। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है लेकिन मीनिंग गलत है। कंक्लूडेड, कंक्लूडेड का मतलब हो गया एंडेड, फिनिश किया, फिनिश करना कोई काम, ठीक है। ही कंक्लूडेड टू स्टे, इसका मतलब उसने फाइनली एंड किया, कुछ फाइनली डिसाइड किया, कोई फाइनली चीजें जो है वो डिसाइड की, ये मीनिंग में आ सकता है। चलो ठीक है, ये हो सकता है भाई। ही एस्टैब्लिश्ड टू स्टे, और उसने ये स्थापित किया, ही एस्टैब्लिश्ड, ही एस्टैब्लिश का मतलब क्या किया, ही एस्टैब्लिश्ड टू स्टे। अब मेरी बात सुनो, ही एस्टैब्लिश्ड टू, इसका मीनिंग भी यही सारी आ जाएगी। एस्टैब्लिश मतलब क्या हो गया, एंडेड या फिर डिसाइडेड। ही स्टैब्लिश मतलब उसने फाइनली डिसाइड किया, स्टैब्लिश किया अपने आप को ही स्थापित कर लिया, तो ये दोनों मीनिंग पॉजिटिव में है, ये दोनों मीनिंग हो सकते हैं यहां पे, ये दोनों मीनिंग हो सकता है। आगे चल तो ही ट्राइड टू स्टे तो नहीं होगा, ही ट्राइड टू स्टे इसलिए नहीं हो रहा। चलो ठीक है, अगर हम मान लेते कि सर ही ट्राइड टू स्टे भी तो क्या, उसने रहने की कोशिश की, चलो ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये भी हमारा हो सकता है। तो ये नीचे तीन मीनिंग हो सकता है। पहला चलते हैं, पहला में देखो लिखा हुआ, ये भी यहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा क्योंकि ही सब्जेक्ट आ गया। अब देखो ये बिगिन जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये खत्म आ गया। एकस्टम्ड कहीं भी होगा तो उसके बाद टू आएगा। एकस्टम्ड का मतलब क्या हो गया, आदत हो जाना, आदत हो जाना। एकस्टम्ड कहीं भी है उसके साथ टू आएगा ही आएगा, तो ये देखो सेंटेंस में उस ब्लैंक के आसपास कहीं टू नहीं है, ये खत्म हो गया, तो जाहिर सी बात हमारा आंसर यहां पे क्या आ गया, नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना। जब एलेक्स इंग्लैंड पहुंचा तो उसने अपने आप को पाया, ही फाउंड हिमसेल्फ ऑलरेडी वेल नोन, उसने पाया कि मैं सब कुछ जानता हूं यहां पे, ठीक है, और इसने फाइनली उसने कंक्लूड किया कि वो वहीं रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। बेसिक फाउंडेशन अगर आपको याद होगी जो मैंने आपको करवाया था, ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहां पे हैं जो उड़ान बैच से भी हैं, तो उसमें जो बेसिक आपको जो चीज थी जो मैंने करवाया था कि कहीं भी एपोस्ट्रॉफी एस अगर आता है, देखो मैंने बोला था ना बहुत जगह यूज होगा इस चीज का, एपोस्ट्रॉफी एस के बाद वाला वर्ड क्या आएगा, नाउन आएगा, ठीक है। देखो फॉर्मेट कैसे कैसे हो सकते हैं, कैसे कैसे फॉर्मेट हो सकते हैं। कल एक स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आया, उनका भी ये क्वेश्चन था कि एपोस्ट्रॉफी एस अगर कहीं होता है, एपोस्ट्रॉफी और उसके बाद अगर एस होता है, ठीक है, तो उसके बाद हमारा नाउन आ सकता है, ये पहला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर होता है कि एपोस्ट्रॉफी एस आएगा, फिर हमारा एडजेक्टिव आ सकता है, फिर उसके बाद जो है हमारा नाउन आएगा, ठीक है। हमारा क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, और उसके बाद जो है हमारा नाउन आएगा, ठीक है। और ये एडजेक्टिव हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म में भी हो सकता है, ये एडजेक्टिव हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म में भी हो सकता है। तो यहां देखो क्या लिखा हुआ, ये बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो, लिखा हुआ है कि इंडियाज, बोला क्या बोला जा रहा है कि ग्लोबल रेटिंग जो एजेंसीज हैं आर ऑलरेडी स्लैशिंग, वो भी स्लैश कर रहे हैं, वो भी घटा रहे हैं। क्या घटा रहे हैं, इंडियाज डैश, तो जाहिर सी बात है यहां पे क्या आ जाएगा, नाउन आएगा, यहां पे क्या आएगा, नाउन आएगा। तो नाउन मतलब एक्सपेक्टेशंस, भाई ये नाउन है, हो सकता है। एब्सोल्यूट ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ये आपका खत्म। पील्ड ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। और वर्ब का देखो, पील्ड ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद अगर नाउन होता तो फिर ये आंसर सही होता। इंडियाज पील्ड तो नहीं बोलेंगे, पील्ड के बाद कुछ और लाते तो फिर हम बोल सकते हैं। पील्ड का वैसे मतलब क्या होता है, पीलिंग होती है ना, छिलका उतारना, दैट इज। अब ये आ गया फेचुअस, देखो ओ यूएस है तो यहां पे भी आपका एडजेक्टिव हो गया, मैंने पढ़ाया था आपको, ये भी आपका गलत होगा। वैसे फेचुअस का मतलब क्या हो गया, इसका ये नेगेटिव मीनिंग आता है, जिसका मतलब होता है वेरी सिली, वेरी ऑर्डिनरी, फुलिश, फेचुअस उसको बोलते हैं। और एक्सटेंसिव ये भी आपका एडजेक्टिव आ गया, तो ये भी हमारा गलत हो गया, सब गलत हो गया। तो जाहिर सी बात है नंबर 1 हमारा बिल्कुल आंसर हो गया। देखो कितनी ही इजी तरीके से और कंफर्म्ड तरीके से आप यहां पे आंसर निकाले हो, नंबर 1 हमारा आंसर है, ठीक है। नेसेंट का मतलब क्या हो गया, न्यू बॉर्न, एकदम नया नया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। She promised she would dash her temper. She promised, उसने प्रॉमिस किया, she would dash her temper, वो अपने टेम्पर को डैश करेगी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। रेप्रोबेट,
कर्ब, ऑगस्ट, बीम्यूज, अबेट। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो अबेट का मतलब क्या होता है? अबेट का मतलब होता है रिड्यूस करना, ठीक है, इंटेंसिटी रिड्यूस करना, तीव्रता को कम करना, मतलब कि उसकी जो टेम्पर है ना, ठीक है, आग बबूला हो जाती है ना, जो उसके टेम्पर, उसकी तीव्रता को वो धीरे धीरे कम करेगी। और कर्ब का मतलब होता है कंट्रोल करना। तो आप बताओ टेम्पर के साथ कौन सा फिट आएगा? कंट्रोल टेम्पर या फिर अबेट है टेम्पर? अबेट तो नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि अबेट जनरली किसी भी चीज की इंटेंसिटी होती है, ठीक है, साइक्लोन, स्टॉर्म, उसकी इंटेंसिटी हम कम कर रहे हैं, दैट इज अबेटिंग, ठीक है। इसका नाम नंबर 5 खत्म हो गया। बीम्यूज का मतलब क्या हो गया? बीम्यूज का मतलब हो गया कि आप किसी को क्या कर रहे हैं? इंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है। बीम्यूज इंसल्ट कर रहे हैं, उसको एम्बैरस कर रहे हैं, एम्बैरस कर रहे हैं, ये मीनिंग नहीं होगा। ऑगस्ट ये आपका एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है रेप्यूटेड। जैसे मैं अगर बोलूं WHO इज एन ऑगस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब WHO काफी ज्यादा रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है। रेप्रोबेट का मतलब होता है स्कोल्ड, रिप्रिमांड, रेप्रोबेट, ठीक है। तो जाहिर सी बात इसका आंसर हमारा क्या आ गया? नंबर 2 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर यहां पे आ जाएगा। कर्ब जो है होगा टेम्पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नंबर 14। हो गया? देखो द रिपोर्ट, अब ये हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट यहां है। द रिपोर्ट डैश इवेंट्स, मतलब ये वाला जो जगह है वो किसका हो गया? वर्ब का हो गया। सो द रिपोर्ट जो है वो इवेंट्स को डैश करता है। इवेंट हमारा क्या हो गया? अदर वर्ड्स या फिर ऑब्जेक्ट ले लो। तो ये जो रिपोर्ट है वो इवेंट्स को डैश करता है विच टुक प्लेस, विच टुक प्लेस, जो कि इवेंट हुए सैंग्विनली, आगे बताएंगे हम, आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर, जो कि युद्ध के अंत होते ही ये इवेंट्स जो कि हुए। अब ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अब अगर यहां पे देखो ये वर्ब अगर देखो तो अब या तो ये वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा, ठीक है, या फिर पास्ट टेंस में होगा। अगर पास्ट टेंस में है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, और अगर प्रेजेंट टेंस में है तो सिंगुलर वर्ब होगा, मतलब कि V5 होगा, मतलब कि एड S और ES होगा। इतना पता चल गया आप सबको? एस और इस, क्योंकि अगर वर्ब होगा, जैसे मान लेते हैं यहां टुक प्लेस है, तो आप बोले सर यहां पे सेकंड फॉर्म लगाई, तो या तो सेकंड फॉर्म होगा, या तो अगर प्रेजेंट टेंस हो रहा है तो प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर होगा, एस लगा हुआ रहेगा। ओपाइन, ओपाइन का मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब करना, नैरेट करना, बोलना, ठीक है। अब ये आपका क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। मैंने क्या बोला? वर्ब का 5 लगाना चाहिए, मतलब एस होना चाहिए था, खत्म हो गया। एब्रोगेट्स, व्हाट डू मीन बाय एब्रोगेट? व्हाट डू मीन बाय एब्रोगेट? एब्रोगेट का मतलब हो गया कैंसिल करना, ठीक है, एब्रोगेट्स कैंसिल करना। तो चलो ठीक है, ये हमारा हो सकता है। नेक्स्ट कंसर्न नहीं होगा, ये आपका नाउन भी है, ये आपका वर्ब भी है, तो रिपोर्ट कंसर्न्स इवेंट होना चाहिए था, ये भी हमारा गलत हो गया। प्रेजेंटेशन, ये तो नाउन है, नाउन तो हमारा होगा नहीं। नेक्स्ट लिखा हुआ है डेपिक्ट्स, डेपिक्ट्स का मतलब होता है डिस्क्राइब, है ना, डिस्क्राइब्स, तो ये हमारा हो सकता है। तो या तो 2 होगा या तो 5 होगा। अब देखो क्यों मैंने बोला सैंग्विनली, हम बाद में बोलेंगे, इसलिए क्योंकि सैंग्विनली का मतलब होता है होपफुल्ली, ठीक है, और ये एक पॉजिटिव चीज है। इसका मतलब क्या हो गया? जो भी घटनाएं पॉजिटिवली घटी वॉर के बाद, उन घटनाओं के बारे में ही ये रिपोर्ट डैश करता है। इसका मतलब हम यहां पे नेगेटिव मीनिंग वाला वर्ड कभी नहीं लाएंगे, इसलिए 2 नंबर हमारा गलत हो गया। नंबर 5 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पे हो चुका है। नंबर 5 हमारा क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया नंबर 5, ठीक है। देखो किस तरीके से आगे बढ़ते हुए हम लोग यहां पे जा रहे हैं, वो ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको 8 AM वोकैब में डायरेक्ट इसी सेंटेंस का ही एग्जांपल देकर के मैंने उस वर्ड की मीनिंग को आपको समझाई थी। यही सेंटेंस ही मैंने एग्जांपल में इस्तेमाल किया था, ठीक है। बताओ तो जरा कौन सा सेंटेंस है? देखो सर्कमस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है अवेयर होना, और ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। अब यहां पे टू लगा हुआ है, तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, सो यू हैव टू बी अवेयर, तो टू बी सर्कमस्पेक्ट, तो ये 1 नंबर गलत। सर्कमवेंट का मतलब होता है, सर्कमवेंट का मतलब क्या होता है कि आप जो है सर्कमवेंट, इसका मतलब क्या हो गया कि आप उसको पार करके निकल जा रहे हैं, मतलब सरपास, ठीक है, या फिर क्रॉस ओवर, ठीक है, साइड करके आप निकल जा रहे हैं, बचते हुए, एस्केप करते हुए आप निकल जा रहे हैं, एस्केप करते हुए आप निकल के चले जा रहे हैं, एस्केप कर दे रहे हैं, दैट इज सर्कमवेंट। ग्रूसम ये आपका हो गया, ग्रूसम ये आपका हो गया एडजेक्टिव, सर्कमवेंट हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ग्रूसम हो गया एडजेक्टिव जिसका मतलब हो गया बहुत ज्यादा हॉरिबल, ये आपका गलत हो गया,
ठीक है। ट्रांसेंड का भी मतलब होता है गो बियॉन्ड, मतलब कोई एक लिमिट है, उस सीमा रेखा को पार करके आप चले जाते हैं, दैट इज ट्रांसेंड, है ना, दैट इज ट्रांसेंड। तो इसका मतलब भी होता है सरपास। लेकिन मान लेते हैं कि सड़क पे आप ही गाड़ी चला रहे हैं, कोई गाड़ी और भी चला रहा है, तो आप उसको ओवरटेक करके अगर लेके जा रहे हैं, तो दैट इज नॉट ट्रांसेंडिंग। ट्रांसेंडिंग होता है कोई लिमिट लाइन है, उसको क्रॉस करके, ट्रांसेंडिंग द रियलिटी, ट्रांसेंडिंग एजेस, है ना, उस सेंस में ट्रांसेंड आपका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और अवेयर तो आ गया नहीं, क्योंकि ये भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है। ये सारे खत्म हो गए। आंसर आपके क्या हो गया, नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो गया। सरपास, आगे निकल जाना या फिर उससे बच करके निकल जाना, दैट इज नोन एज सरकमवेंट। तो इसकी आंसर आपकी क्या हो गई, नंबर 15 का 2 नंबर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ऑलराइट, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप ये देख सकते हो, दिस इज रीअरेंजमेंट। 2.5 मिनट का ऑलरेडी आपके पास ये बजर स्टार्ट हो चुका है। दिस इज रीअरेंजमेंट, जल्दी से इसे अरेंज करें। और ये भी आपका 5 क्वेश्चन का ही आता है, तो साइड से अगर आपका अरेंजमेंट सही है तो आप आगे अपने 5 नंबर बिल्कुल मैच कर लेना। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा टोटल मार्क्स कितने हुए, ठीक है भाई। देखो 800 अब हम लोग क्रॉस करने आ गए, 797 हो गया। तो भाई जल्दी से एक बार फटाफट लाइक भी करते जाना, और जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार फटाफट से शेयर कर देना यार। मॉक पेपर है, बहुत सारे लोगों के पास पहुंचना जरूर चाहिए, ठीक है। चलो मैं चुप हो गया। वाह, कल की क्विज से है ये भाई, बहुत बढ़िया। क्या करना है इसमें, मोना गुप्ता, अगर आपको ये स्क्रीन दिख रहा है और आप देख पा रही हैं तो यहां पर लिखा है मैंने अरेंज करना है ना। अगर आप देख पा रही हैं तो इसको अरेंज कर दो। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच अब इसमें हो चुका है बच्चा, ठीक है। और इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी वीडियोस होंगे, आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है। आप बैचेस वगैरह हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको अरेंज करना है, कैसे हम लोग अरेंज करेंगे, अभी आपका पहले टाइम हो जाए उसके बाद। अच्छा ब्लर दिख रहा है ये, वाह, अब तक तो नहीं दिख रहा था। देखो अरेंज करते हैं हम लोग, ठीक है। द अर्बन पुअर वर नेग्लेक्टेड, जो गांव के रहने वाले लोग थे उनको नेग्लेक्ट कर दिया गया। अब आपको नहीं लग रहा है कि ये जरूर जो है कुछ एक बात होगी, शायद पहले कोई एक बात हुई होगी, उसके बाद हम बोलेंगे कि द अर्बन पुअर वर नेग्लेक्टेड, है ना, द अर्बन पुअर वर नेग्लेक्टेड, तब हम बोलेंगे। तो अब देखो द अर्बन पुअर वर नेग्लेक्टेड मतलब स्टार्ट में नहीं बोलेंगे। द अ न्यू जनरेशन ऑफ प्रोफेशनल्स हाउएवर, मैंने क्या बोला था, कंजंक्शन भी अगर है उस सेंटेंस में तो भी हम उसको फर्स्ट लाइन नहीं बोलेंगे, तो ये भी गया, ये भी गया। दिस इज बिकॉज, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि वो काफी दे वर कंसिडर्ड टू मोबाइल एंड लैकिंग इन कोहेशन, ठीक है। वो मतलब बहुत ज्यादा मोबाइल नहीं है, दे वर कंसिडर्ड टू मोबाइल, मतलब कि काफी ज्यादा जो है वो कोहेशन, काफी एकता की कमी है उनमें। कोहेशन मतलब यूनिटी, इकट्ठा गैदर होने की कमी है उनमें, ठीक। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैव ट्रेडिशनली फोकस्ड ऑन द रूरल पुअर, देखो आ गया ना कि जो भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वो फोकस करते हैं रूरल पुअर पे, मतलब जो गांव में जो रहने वाले जो लोग हैं ना उन पे फोकस करते हैं। अर्बन पुअर, जो शहर में लोगों वाले जो गरीब लोग रहते हैं उनको वो लोग नेग्लेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप अरेंज करना चाहें तो आप सबसे पहले सेंटेंस नंबर, इसको 1 नंबर लिखेंगे ना, कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वो फोकस करते हैं रूरल पुअर पे, मतलब गांव के जो रहने वाले जो गरीब लोग उन पे फोकस करते हैं, और अर्बन पुअर को वो लोग क्या करते हैं, वो लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब कि ये 2 नंबर आया। अब नेग्लेक्ट करते हैं मतलब कि नेगेटिव वर्ड आ रहा है भाई, क्यों नेग्लेक्ट करते हैं, दिस इज बिकॉज, इसलिए नेग्लेक्ट करते हैं बिकॉज दे वर कंसिडर्ड टू मोबाइल एंड लैकिंग इन कोहेशन, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोबाइल होता है, मतलब काफी ज्यादा इधर उधर भटकने वाले होते हैं, शहर के लोग इधर उधर जाते हैं और उनमें यूनिटी की कमी होती है, और इसलिए उन्हें नेग्लेक्ट कर देते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस वगैरह। सो डी 1 नंबर हो गया, फिर ए नंबर हो गया, बी 2 नंबर, फिर सी नंबर हो गया हमारा 3rd, ठीक है। दिस इज बिकॉज दे वर कंसिडर्ड टू मोबाइल, बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त होते हैं अपने लाइफ में और कोहेशन की कमी होती है। अब
दीज फैक्टर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब कौन कौन से फैक्टर, यही वाली बात हो रही है ना, ये जो मोबिलिटी बहुत ज्यादा है उनमें और कोहेशन एकता जो नहीं है, ये जो फैक्टर्स हैं डू नॉट फैसिलिटेट जनरेशन ऑफ पीयर ग्रुप प्रेशर, ये जो वजह है, ठीक है, ये जो है फैसिलिटेट नहीं कर पाते बिजनेस को, जो कि काफी एसेंशियल होता है सक्सेस ऑफ द माइक्रो फाइनेंस मॉडल। ठीक है, ये जो चीजें हैं कि मोबिलिटी आप में नहीं होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए और आप में कोहेशन होना चाहिए, एकजुट होने का, गैदर होने का, यूनाइट होने का एक भाव होना चाहिए, ये जो चीजें काफी एसेंशियल होती हैं और ये फैक्टर्स कभी भी कम होते हैं अर्बन पुअर में। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 4 नंबर सेंटेंस हमारा ये हो गया। बचे 2, अब या तो होगा हमारा बी और एफ या तो हमारा एफ और बी। तो लिखा गया है देयर चैलेंज, तो देयर चैलेंज मतलब भले भाई किसका चैलेंज, तो जाहिर सी बात है नया जो जनरेशन आया है प्रोफेशनल्स का, बहुत सारे प्रोफेशनल जो काम करने वाले लोग हैं उनका जो एक नया जनरेशन अभी आया है, वो लोग जो है उनका चैलेंज ये होगा। इसका मतलब कि जरूर कोई प्रॉपर नाउन हम बोलेंगे, तो प्रॉपर नाउन ये रहा ना, प्रॉपर नाउन बोल रहे हैं, प्लूरल नाउन बोलेंगे और प्लूरल नाउन देखो प्रोफेशनल्स है, तो उसके बाद ही हम बोल पाएंगे देयर चैलेंज। इसका मतलब कि बी नंबर हमारा 5 नंबर हो गया और ये वाला हमारा लाइन 6 नंबर हो गया। मतलब कि अगर हम इसको अरेंज करें तो ये हमारा हो जाएगा डी ए सी, डी पहला ए, फिर आ जाएगा सी, फिर आएगा ई, फिर आएगा बी, फिर आएगा एफ। ठीक है, क्या आ जाएगा, डीएसी ईबीएफ। हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, डीएसी ईबीएफ हमारा बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। जिनका भी सही है वो बिल्कुल इसके 5 नंबर अपने आप में ऐड कर लेना। ठीक है, इसके 5 नंबर अपने आप में ऐड कर लेना। जिसके जितने सेंटेंस सही होंगे वो उतने ही नंबर ऐड करना। जिनके 2 सही है वो 2 नंबर ऐड कर लेना, जिनके 3 सही वो 3 ऐड करना, जिनके 4 से वो 4 ऐड कर लेना, जिनके 5 से वो 5 ऐड कर लेना, क्योंकि इसमें से 5 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया भाई। ऑलराइट, अब आप सबको मुझे बताते जाना है कि किसके कितने नंबर टोटल आए, आउट ऑफ 20 किसका कितना आया, एक बार मुझे बताओ। आउट ऑफ 20 किसका कितना आया, 50% ठीक हुआ। अच्छा, 20 में से कितना किसका सही हो गया भाई, जल्दी बताओ। अब देखो भाई, अभी 11 बजे से तो आपकी रीजनिंग की सेशन अभी चलेगी फाउंडेशन की, लेकिन 12 बजे से आशीष सर का ये सेशन चलेगा करंट अफेयर्स वीकली एमसीक्यू 75 एमसीक्यूज का। याद रखिएगा, हर शनिवार आशीष सर 12 बजे दोपहर को ये 1 घंटे का सेशन लेकर के आते हैं, जिसमें पूरे वीक की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वीकली एमसीक्यू आपके लिए वो डिस्कशन करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, इस सेशन को अटेंड करना बनता है। और 11 बजे से अभी रीजनिंग के अभी आपके आ जाएंगे सौरभ सर, वो आपकी रीजनिंग का फाउंडेशन क्लास करवाएंगे। ठीक है, बस याद रखिएगा, आप बहुत सारे बैचेस जो हैं, ये सारे बैचेस आप देख सकते हैं। इन सारे बैचेस आप ऐप के थ्रू Y194 कोड इस्तेमाल करके 35% डिस्काउंट के साथ आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सारे आपके मनपसंद बैचेस आप देख लीजिए, उड़ान भी है, एसबीआई है, आपका कॉम्बो बैच भी है, संकल्प मैथ्स का है, रीजनिंग का आपका चैंपियन बैच है, प्लस उसके साथ आपकी टेस्ट सीरीज 600 प्लस क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, इसके बैंक के टेस्ट सीरीज है, एसएससी का है, एसबीआई पीओ का है, आईबीपीएस का है, ये भी आप Y194 ऐप के थ्रू आप यहां पे परचेज कर सकते हैं 35% डिस्काउंट के साथ। ठीक है, बस भाई आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करते हैं। इसके बाद 12 बजे से जो बच्चे हैं उड़ान बैच में उनके साथ मुलाकात होगी। फिर उसके बाद मंडे हम लोग मिलते हैं सुबह 8 बजे वोकैब के पर्टिकुलर सेशन में। उम्मीद है कि उस सेशन में और भी बच्चे जुड़ेंगे और उसके बाद 10 बजे 500 एरर करेक्शन की जो सीरीज है हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच और गॉड ब्लेस यू एवरीवन, अच्छे से रहिए।